देखो अभी पेज नंबर 1 मैंने कल एलआर सर्किट डिस्कस किया था और एलआर सर्किट में अभी हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। एलआर सर्किट में ये एक इंडक्टर कॉइल हमने लगा दिया और यहाँ पे वोल्ट मीटर VL लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर VR लगा हुआ है, यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है और ये AC सर्किट है पूरा। और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 200 वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज की है। ये तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। अप्लाइड वोल्टेज 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। और एक वोल्ट मीटर ये है जो दोनों पे लगा हुआ है। तो आप फिर यहाँ पे इंडक्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस सर्किट में इंडक्टेंस दिया हुआ है 200। एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख दे रहा हूँ मैं, ओमेगा इक्वल्स टू ये मिली हेनरी। तो ये कितना जाएगा यहाँ पे, दिस इज 10 रेडियन पर सेकंड, दिस इज 100 रेडियन पर सेकंड। हाँ, और ये 300 मिली हेनरी है। और सर्किट में जो रेजिस्टेंस है ये 40 ओम का है। तो आपको इसकी रीडिंग और ये वोल्ट मीटर की रीडिंग और ये अमीटर की रीडिंग आपको बताना कितनी होगी। क्वेश्चन समझ गए? फाइंड द रीडिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हियर, मतलब अमीटर की रीडिंग बताना है, ठीक है। अमीटर की रीडिंग आपको बताना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको बताना है और फिर VL और VR की आपको रीडिंग बताना है कि इनकी रीडिंग कितनी होगी। समझ गए या नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए बेटा? क्वेश्चन समझ गए? हेलो, यस सर। ठीक है। अभी कैसे करोगे? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? IRMS। पहले तो इम्पीडेंस निकालो सर्किट का। तो मैं चलो एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, आप लोग ध्यान देना कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आप निकालो इसमें एक्सएल। एक्सएल मतलब होता है ओमेगा एल। ओमेगा कितना आपका 100 रेडियन पर सेकंड और इंडक्टेंस है इसका 300 मिली हेनरी। तो 1 2 और ये 3 जीरो से ये मिली कट जाएगा, मतलब ये कितना आएगा 30 ओम के बराबर आएगा। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसका 40 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब सर्किट का इम्पीडेंस निकालो। सर्किट का इम्पीडेंस कितना आएगा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो XL की वैल्यू कितनी यहाँ पे 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो पूरा सॉल्व करने पे कितना बचेगा? ये 50 ओम बचेगा। देख लो अच्छे से, कैलकुलेशन देखो, 50 ओम बच रहा है ना। इम्पीडेंस सर्किट का कितना बचा? 50 ओम। सर्किट का इम्पीडेंस 50 ओम बचेगा। अच्छे से देखो, समझ गए या नहीं? सर्किट का इम्पीडेंस बेटा 50 ओम बचेगा ना। हेलो, सर्किट का इम्पीडेंस 50 ओम बचेगा ना। देखो सॉल्व करने पे इम्पीडेंस का यही फार्मूला है ना यहाँ पे सर्किट के लिए, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कल बताया था ना मैंने, कल का पोर्शन देखो, अभी लिखा होगा आपके पास में। तो इम्पीडेंस आ गया 50 ओम। ये वाली जो वैल्यू दी हुई है वोल्टेज की, अप्लाइड वोल्टेज की, 200 वोल्ट, ये कौन सा वोल्टेज है? पीक वोल्टेज है कि आरएमएस वोल्टेज है? ये इट इज पीक वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज। हाँ, जब इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो इसको कौन सा वोल्टेज मानना है? आरएमएस वोल्टेज मानना है, ठीक है। ये आरएमएस वोल्टेज है यहाँ पे, ठीक है।
ये कुछ नहीं बोला गया, मतलब ये आरएमएस वोल्टेज है। तो अब आपको क्या निकालना, आई आर एम एस निकालना। आई आर एम एस मतलब वी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड, और वी आर एम एस कितने वोल्ट है यहाँ पे, 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय 50 ओम, दैट इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। ये निकाल दिया आपने। अब वीएल की बात कर लें अपन, ये वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब आई आर एम एस इंटू एक्सएल के बराबर है, तो ये 4 एम्पियर इंटू 30 ओम दैट इज इक्वल्स टू 120 वोल्ट के बराबर आएगा। और वी आर जो वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग आएगी आई आर एम एस इंटू आर के बराबर, दैट इज 4 एम्पियर इंटू 40 ओम दैट इज 160 वोल्ट के बराबर। लेकिन बेटा ये वाला जो वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग कैसे देखोगे आप, मेन वोल्ट मीटर जो दोनों पे लगाया आपने, ये दोनों वोल्ट मीटर की आपने रीडिंग बता दी है, ठीक है। अभी आपने वीएल और वीआर की रीडिंग यहाँ पे बता दी है। अब आप वी की रीडिंग अगर देखोगे तो एक्चुअल में ये जो वी की रीडिंग है दैट इज ये अप्लाइड वोल्टेज के बराबर आएगा, इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज। बट एक बात ध्यान देना, ये जो V की रीडिंग है दिस इज नॉट इक्वल्स टू रीडिंग ऑफ VR प्लस रीडिंग ऑफ VL, इसके सम के बराबर नहीं होगा ये। तो फिर ये वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर आपको चाहिए तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग या तो अप्लाइड वोल्टेज है या फिर इस तरह से निकालोगे आप रूट लेके। रूट कैसा है यहाँ पे, दिस इज VL वोल्ट मीटर की रीडिंग का स्क्वायर प्लस VR वोल्ट मीटर रीडिंग का स्क्वायर करके आप सॉल्व करोगे तो ये वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी। और ये वाली वैल्यू जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये कितने वोल्ट आएगा, 200 वोल्ट आएगा। दोनों को ऐड कर दो, 120 प्लस 160 कितना हो गया, 120 प्लस 160 अगर आप देख रहे हो तो कितना आएगा ये, दैट इज 280 होगा ना। जबकि अप्लाइड वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट है, और दोनों को ऐड कर दो 280 आ गया। उसका रीजन है क्योंकि ये दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं, समझ गए, दोनों सेम फेज में नहीं होते। अब ये वाले अमीटर की रीडिंग क्या आएगी, सर्किट में मान लो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है तो ये वाले अमीटर की रीडिंग आएगी आई आर एम एस, और आई आर एम एस आपने कितना निकाल दिया है, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो जो न्यूमेरिकल होते हैं सॉल्व करने के लिए आपको न्यूमेरिकल को इस तरह से डील करना है, देख लो अभी समझ गए या नहीं। हेलो, समझ गया बेटा इसको या कोई डाउट है, हेलो। समझ गया सर। निकालना तो पावर फैक्टर निकल जाएगा या नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन किए हो आपने इसी पैटर्न के सभी क्वेश्चन है आगे के, चाहे वो सीआर सर्किट हो या एलसीआर सर्किट हो, उन सभी के क्वेश्चन इसी तरह से आपको मिलने वाले हैं। अब अपन देखते हैं यहाँ पे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मिटा दूं मैं, हेलो मिटा दूं इनको, हेलो ये इधर का मिटा दूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। हाँ अभी देखो पावर फैक्टर अगर आपको निकालना तो cos फाई की वैल्यू क्या होती है, पावर फैक्टर अगर आपको निकालना तो पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos फाई, और cos फाई इक्वल्स टू क्या होता है, r अपॉन z। r कितना था 40 ओम और z कितना है 50 ओम, तो ये आ जाएगा 4/5। 4/5 मतलब 0.8 पावर फैक्टर है। और यहाँ पे अगर आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करना तो VRMS IRMS इंटू cos फाई, और cos फाई की वैल्यू क्या जाएगी, VRMS कितना आपके पास में 200, IRMS कितना 4, cos फाई कितना 4/5,
इसको सॉल्व कर लो तो इतने वाट का क्या होगा, यहाँ पे सर्किट में पावर डिसिपेट होगा। ठीक है, समझ गए या नहीं? समझ गए? हेलो, समझ गए? हाँ सर। हाँ। एंड देन अभी अप्लाइड वोल्टेज में मैंने फंक्शन नहीं लिखा था, अप्लाइड वोल्टेज में हमने फंक्शन नहीं लिखा था यहाँ पे, अब वो फंक्शन भी आप लिख सकते हो। देखो एक्चुअल में ये जो फेजर डायग्राम है, दिस इज पेज नंबर 2। फेजर डायग्राम में आप आई इधर लिखोगे, फिर वी आर इधर लिखोगे और वी एल आप आगे लिखोगे, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा, दिस इज अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे 5 फेज डिफरेंस से आगे चलता है और करंट कैसा होता है, पीछे चलता है। तो ये जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज tan phi इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन ये VL है, इधर पे VL अपॉन VR रख सकते हो आप। तो VL और VR की रीडिंग हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, या फिर XL डिवाइडेड बाय R आप लिख सकते हो। XL की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, दैट इज 30 ओम, और R की वैल्यू कितनी है 40 ओम। ये कैंसिल हो गया, दिस इज 3/4, मतलब phi इक्वल्स टू कितना डिग्री है यहाँ पे, 37 डिग्री है। तो जो फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 37 डिग्री। आप फेज डिफरेंस ये पावर फैक्टर से भी बता सकते हो, आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो, सिंस cos phi इक्वल्स टू r अपॉन z एंड दैट इज इक्वल्स टू 4/5। तो एक राइट ट्रायंगल आप बना लो इस तरह से, यहाँ पे आपने phi एंगल लिया तो ये बेस हो गया 4, ये हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो आप एंगल यहाँ से भी बता सकते हो कि अगर cos phi की वैल्यू 4/5 है तो आपका phi की वैल्यू कितना डिग्री का होगा, ये 37 डिग्री का होगा। तो फेज डिफरेंस को आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है कि अगर मान लो जो अप्लाइड वोल्टेज है ये V नॉट साइन ओमेगा t के फॉर्म पे है, तो करंट का फंक्शन कैसे बनेगा, V नॉट मतलब पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू आएगी 200√2 और साइन फिर 100, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 100 है और इसको 100t लिखोगे, तो करंट का फंक्शन बनेगा आपका I नॉट फिर साइन फिर ओमेगा t। करंट पीछे चल रहा है, फेज डिफरेंस y से, तो आप इसको ऐसा लिखोगे, दिस इज 4√2 फिर साइन 100t माइनस 37 डिग्री। तो अगर वोल्टेज का फंक्शन ये है तो करंट का फंक्शन आप इस तरह से लिखोगे। देख लो बेटा जल्दी से, और कोई डाउट है तो पूछो। हेलो, देखो अभी ये पूरा कैलकुलेशन, और हर क्वेश्चन में आपको इस तरह से ही कैलकुलेशन मिलेंगे। देख लो अभी मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके बताया है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कोई एक चीज पूछी जाती है, मैंने तो हर एक चीज बता दिया यहाँ पे। एक ही क्वेश्चन में आप समझ लो 50 ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, अरे समझ गए या नहीं? सर आपने आखिरी में 100t माइनस क्या लिखा है? 37, 100t माइनस 37 ना, फेज डिफरेंस कितने का है, 37 डिग्री का है। तो ये है 100t माइनस 37 डिग्री। ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, दिस इज पेज नंबर 2, और पूरा कैलकुलेशन देखो अच्छे से। हेलो सर, हाँ बोलो। तो 37 डिग्री कैसे कॉलर लगाना? क्या बेटा रिया? 37 कैसे आया वो एक और बार एक्सप्लेन करना। अरे मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बराबर रिया। सर 37 डिग्री कैसे आया वो और बार बताना। अच्छा कौन सा वाला, थर्ड वाला 37? यस सर, कैसे आया? अरे वो याद रखने वाला है, ये अपन ने पता जब बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे तो जब कोई ट्रायंगल कैसा बनता है, एक राइट ट्रायंगल है ये 3 4 5, अगर ये ऐसा है
अगर ये कोई राइट ट्रायंगल बना है, इसमें ये देख cos फाई की वैल्यू 4/5 है, एक राइट ट्रायंगल बना दिया, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो ये 3 आएगा। और अगर कोई राइट ट्रायंगल आपका ऐसा बन रहा है, तो ये अपन ने बहुत पहले पढ़े थे, एक राइट ट्रायंगल ऐसा लिए थे अपन ने, याद है? ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये एंगल 37 का, और यहाँ पर का एंगल कितने डिग्री का बताया था? 53 डिग्री। हाँ, याद आया अभी? दिया दिया, याद आ गया बेटा? सर हाँ, ओके, तो वही वाला पोर्शन था ये। सुशांत बोलो अभी। सुशांत, सर यहाँ पे करंट पीछे कैसे रह गया, मतलब वोल्टेज से? करंट पीछे कैसे रह गया, उसके लिए कल का डिस्कशन देखो अपन ने। कल जब मैंने बताया था आपको कि करंट के साथ में हमेशा VR होता है, मतलब अगर प्योर रेसिस्टिव सर्किट था तो करंट और वोल्टेज साथ में चलते, तो उनको यूज करना है। तो करंट के साथ में हमेशा VR होता है, और करंट से 90 डिग्री आगे VL चलता है, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अप्लाइड वोल्टेज है, इसलिए करंट पीछे हो गया और अप्लाइड वोल्टेज आगे हो गया। ठीक है? हाँ हेलो? सर, हाँ, समझ गए अभी या नहीं? समझ गए सर। अब देखो इसमें और क्या क्वेश्चन हो सकता है, वो भी मैं एक और पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ अभी, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो पॉसिबिलिटी भी बताता हूँ। ठीक है? ये न्यूमेरिकल्स है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, पहले ले लिए क्या? हाँ सर। ठीक है, इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो भी देखो अभी ना। पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन। ये 4 एम्पियर है ना? दिस इज पेज नंबर 3। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो मैंने यहाँ पे लिया, इफ अप्लाइड वोल्टेज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ये तो आरएमएस वैल्यू थी, और इनमें रिलेशनशिप क्या होती है? V नॉट इक्वल्स टू V RMS इंटू √2, होता है कि नहीं? इसलिए मैंने इसको लिख दिया 200 √2, फिर साइन, फिर 100 टी। लिखोगे या नहीं? और जब आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया बेटा, फेज डिफरेंस कितने का आया था? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 37 डिग्री था। तो करंट की वैल्यू इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई आप लिखोगे, दिस इज 4, ये 4 एम्पियर था, 4 √2 साइन 100 टी माइनस 37 डिग्री, ये करंट का टर्म आ गया आपका। अगर ये वोल्टेज है तो ये करंट है, और अगर मान लो करंट में 37 डिग्री आप नहीं लिखते तो वोल्टेज में प्लस 37 आपको करना पड़ता। समझ गए या नहीं? अगर मान लो आप करंट लिखते कि एक, या तो ऐसा लिखते, अगर मान लो करंट आप आई नॉट साइन ओमेगा टी का फंक्शन लिखते, देन वोल्टेज का फंक्शन क्या आता? वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई आता, क्योंकि एल आर सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे चलता है। तो लिखने के दोनों तरीके, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, या क्वेश्चन पे कैसा दिया उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं अपन। समझ गए? अब आगे देखो, अब आगे की कहानी ये है, एक्चुअल में फेसर डायग्राम के अकॉर्डिंग इधर करंट लिया अपन ने, इधर पे VR हो गया, और इधर पे होता है VL। VL हमेशा करंट से 90 डिग्री आगे चलता है, और ये है यहाँ पर आपका अप्लाइड वोल्टेज, और ये फेज डिफरेंस है भाई, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है? तो करंट की इक्वेशन और VL की इक्वेशन और VR की इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? एक्चुअल में VL की जो वैल्यू है, VL की RMS वैल्यू, ये किसके बराबर होती है? VL की RMS वैल्यू है I RMS into XL, दिस इज 4 एम्पियर इंटू, ये कितना आया था XL आपका, दिस इज 30 ओम, 120 वोल्ट के बराबर आया। तो अगर आपको VL की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना है तो VL V नॉट L और फिर साइन ओमेगा टी। देखो आपने अगर करंट को फंक्शन लिया I नॉट साइन ओमेगा टी का, तो VL में आपको π/2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? और VL नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 120 √2 साइन 100 टी प्लस π/2 लेना है। और ऐसे ही फिर VR में जब आप लिखोगे तो V नॉट R
साइन ओमेगा टी बस आएगा, क्योंकि वी आर और करंट सेम फेज में चलते हैं, मैंने करंट को यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी का फंक्शन माना है। समझ गए या नहीं? देख लो अभी। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये लिखे जाते हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। देखो जल्दी से और समझ के बताओ। जैसे ये एलआर सर्किट के लिए है, वैसे ही सीआर सर्किट का होगा, वैसे ही एलसी सर्किट का होगा। सभी में क्वेश्चन के पैटर्न फिक्स होते हैं इसमें। तो अगर आप एक पैटर्न के क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो बाकी के पैटर्न के क्वेश्चन आप इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? हाँ सर। हेलो, अभी भी डाउट है क्या? कोई डाउट है बेटा? नो सर। अब एक और क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं इसमें, वो भी पॉसिबिलिटी बताता हूं मैं। एक क्वेश्चन की और पॉसिबिलिटी बता रहा हूं क्या हो सकता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, तो पेज नंबर 3 का, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिए? हाँ सर, हो गया। अभी देखो एक और पॉसिबिलिटी कैसी होती है क्वेश्चन की, उस पॉसिबिलिटी को भी अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। पेज नंबर 4, देखो पेज नंबर 4 में एक और क्वेश्चन ऐसा बनता है ना। ये एक इंडक्टर कॉइल लगी है और एक ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जब डीसी वोल्टेज आपने लगाया 100 वोल्ट का, तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब आपने डीसी वोल्टेज लगाया, ये इंडक्टर हमें नहीं पता और ये रेजिस्टेंस है, तो 5 एम्पियर का जो करंट है दिस इज इक्वल टू 5 एम्पियर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ स्विच इज क्लोज्ड। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम स्विच इज क्लोज। स्विच को क्लोज करने के बहुत देर बाद जब आपने ऑब्जर्व किया तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, देन आपने इस बैटरी को हटा दिया और यहाँ पे आपने एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दिया। मतलब ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने लिखा, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट अगेन, एंड व्हाट यू ऑब्जर्व दैट द करंट इज 4 एम्पियर का अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। समझ गए? कितने का करंट फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अरे भाई समझ गए या नहीं? 4 एम्पियर का करंट, और इसमें एंगुलर वेलोसिटी कितनी ली है आपने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने 20 रेडियन पर सेकंड ली है। तो आपको इंडक्टेंस की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना कितना होगा। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? पहले आपने डीसी सप्लाई दिया तो 5 एम्पियर का करंट गया, फिर जब आपने एसी सप्लाई दिया 20 रेडियन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी से, तो 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, और ये जो वैल्यू रहेगी ये वीआरएमएस वैल्यू होती है, ध्यान रखना, दिस इज द वीआरएमएस वैल्यू। जब कुछ नहीं बोला जाता तो आप उसको वीआरएमएस वैल्यू लेना, नॉट द पी वैल्यू। तो जब आपने डीसी सप्लाई दिया था तब 5 एम्पियर का करंट, और उसी में आपने जब एसी सप्लाई दे दिया तो 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब आपको इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लोज करने के बहुत देर बाद, तो जब आप स्विच को क्लोज करोगे और उसके बहुत देर बाद आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या होगा बताओ जल्दी से। स्विच को क्लोज करने के बहुत देर बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? स्विच को इंडक्टर वायर बन जाएगा। हाँ, ये इंडक्टर क्या बन जाएगा? आपका वायर रहेगा। तो अगर ये वायर है तो फिर यहाँ पर करंट की जो वैल्यू आएगी दैट इज गिवन बाय V अपॉन R,
या फिर आपकी R की वैल्यू निकल जाएगी V अपॉन I, V है 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर दैट इज 20 ओम, ये आ गया आपका 20 ओम। और यहाँ पर जब आपने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया है तो करंट की वैल्यू V अपॉन Z आती है, IRMS वैल्यू। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो आपको इसको IRMS वैल्यू ही मानना है। तो इससे क्या निकलेगा, आपका इम्पीडेंस निकलेगा V अपॉन I। So V is 100 volt divided by 4 ampere, that comes out to be 25 ohm। तो इम्पीडेंस निकल गया आपका 25 ओम, समझ गए या नहीं? इम्पीडेंस आ गया 25 ओम, रेजिस्टेंस आ गया आपका 20 ओम। इम्पीडेंस का फार्मूला Z स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट इज XL स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 625 माइनस 400, तो ये कितना बचेगा 225। 225 मतलब रूट 225 किसका होता है? 15 का होता है क्या? अरे 15 का होता है ना? हाँ, तो ये एक्सेल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15 ओम आ गई। अब आपने एक्सेल निकाल लिया तो आप इंडक्टेंस भी निकाल सकते हो, क्योंकि एक्सेल इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल। ये 15 हो गया, ओमेगा की वैल्यू 20 रेडियन दी हुई थी, तो एल की वैल्यू हो जाएगा बेटा 15 अपॉन 20 हेनरी। ये हो गया सॉल्व, देख लो अभी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, इस पैटर्न के भी क्वेश्चन होते हैं। तो जो जो पैटर्न आपके हो सकते थे मैंने उस सारी पॉसिबिलिटी को आपको बताया, देख लो। हेलो, समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, हाँ सर समझ गए। ओके, अभी इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? फेज डिफरेंस से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। फेज डिफरेंस tan फाई की वैल्यू क्या होती है? XL अपॉन R। तो कभी कभी क्वेश्चन में फेज डिफरेंस के साथ में डेटा दिया रहता है, तो उससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना? अरे समझ गए? हेलो, समझ गए क्या बेटा? हाँ Yes, सर sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन, अब बाकी कल की क्लास में देखेंगे। हाँ ठीक है, इसको अच्छे से करना, लेकिन आज जितना बताया मैंने दोबारा करके देखो, उसको पूरा लिखो अच्छे से। आज जितना मैंने पढ़ाया है उसको दोबारा करो, दोबारा लिख कर देखो, ठीक है? हेलो, दोबारा लिख कर देखो आप इनको, जितना आज पढ़ाया हूं मैंने, ठीक है ना? हेलो, Yes, sir. ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है?